लड़की जैसे ही घर पहुंची, उसे बाथरूम से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। डर और क्यूरियोसिटी के बीच लड़की जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलती है, वो एक किलर को देखती है जो एक लड़की को बेरहमी से मार रहा होता है। ये मंजर देखते ही लड़की एकदम शॉक में जम जाती है। ये वही दरिंदा था जिसे लोग फेदर फ्लेम सीरियल किलर के नाम से जानते थे। एक ऐसा किलर जिसने 35 लड़कियों के साथ दरिंदगी करके उन्हें मार डाला, और ये बाथरूम ही उसके जुर्म का ठिकाना था। अब कहानी शुरू होती है मेरी से। मेरी आज ही जेल से रिहा हुई है। एक सरकारी वकील की मदद से उसे एक कन्वीनियंस स्टोर में नौकरी मिल जाती है। इंटरव्यू के दौरान बॉस उसकी फाइल देखकर थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है, क्योंकि मेरी पर पहले आर्सन यानी जानबूझकर आग लगाने का इल्जाम लग चुका था। आग जिसमें उसका बॉयफ्रेंड जल गया था। बॉस कैजुअली उससे सवाल करता है, लेकिन ज्यादा पूछताछ नहीं करता और उसे रात 9:30 बजे काम पर आने को कह देता है। मेरी शुक्रिया कहकर वहां से निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे तक पहुंचती है, उसके सामने वही डरावना मंजर दोबारा आ जाता है। और इस बार वो आदमी कोई और नहीं, उसका एक्स बॉयफ्रेंड जेम्स होता है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? जेम्स को तो जेल में होना चाहिए था। मेरी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो घबराकर तुरंत दरवाजा बंद करती है और एक पिल निगल लेती है। तब जाकर वो खुद को थोड़ा संभाल पाती है। असल में जेल से बाहर आने के बाद मेरी एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, पैरानोया और हलीसिनेशंस। उसे अक्सर ऐसी चीजें दिखाई देती थीं जो असल में होती ही नहीं थी। शायद जेम्स का दिखना भी उसके दिमाग का एक खेल था। खुद को संभालने के लिए मेरी बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है, जेम्स धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है, मगर एक पल बाद वो फिर से गायब हो जाता है। मेरी की सबसे करीबी दोस्त लिबी ये सब महसूस कर लेती है, लेकिन मेरी खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है और कहती है कि सब ठीक है। लिबी उसे डिनर के लिए बाहर ले जाती है। रेस्टोरेंट में काफी देर तक चुप रहने के बाद मेरी आखिर सच बता देती है। वो कहती है कि उसने जेम्स को देखा है और उसे शक है कि वो भाग चुका है। लेकिन लिबी को यह बात नामुमकिन लगती है, क्योंकि आग के बाद जेम्स की हालत इतनी बुरी थी कि उसका चल पाना भी मुश्किल था। लेकिन मेरी के लिए ये सब सिर्फ दिमाग का खेल नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके सामने वो खौफनाक चेहरा बार बार लौट कर आ रहा था। मैरी और लिबी बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक मैरी का ध्यान लिबी के चेहरे पर जाता है और उसे लगता है कि लिबी के सर से धीरे धीरे खून बह रहा है। मैरी एकदम घबरा जाती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वो कुछ बोल भी नहीं पाती। लेकिन अगले ही पल लिबी उसके सामने चुटकी बजाती है और मैरी को होश में लाती है। तब मैरी समझ पाती है कि ये सब सिर्फ एक हेल्यूसिनेशन था। जैसे ही उसने अपना फोन प्लग इन किया, फोन तुरंत बज उठा। मैरी ने हिम्मत जुटाई और रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ एक औरत की आवाज थी जो पूछ रही थी, तुमने मेरी बेटी को मरते हुए क्यों देखा और उससे बचाया क्यों नहीं? फिर उसने धमकी दी कि वो इसका बदला खून से लेगी। मैरी का खून जम गया। उसने तुरंत फोन काट दिया, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड बाद फोन फिर बजने लगा। इस बार वो घंटी किसी मौत की दस्तक जैसी लग रही थी। घबराकर मैरी ने फोन का प्लग निकाल दिया, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। उसने लैंडलाइन उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। आखिरकार वो खौफनाक आवाज बंद हो गई। मैरी जानती थी ये सब उसके दिमाग का वहम है, लेकिन उसकी हालत अब कंट्रोल से बाहर जा रही थी। उसी शाम लिबी उसे काम पर छोड़ने आई। रास्ते में मैरी ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, जल्द ही बारिश होगी। लिबी ने उसे समझाया कि डर से भागना नहीं, उसका सामना करना सीखो। तब मैरी ने पूछा, क्या तुमने कभी रेन ड्रॉप्स गाना सुना है? ये वही गाना था जो जेम्स हर बारिश वाली रात में बजाता था जब वो अपना जुर्म करता था। इसीलिए बारिश और फोन कॉल्स मैरी के लिए एक जिंदा नाइटमेयर बन चुके थे। दोनों कन्वीनियंस स्टोर पहुंचते हैं। लिबी देखकर थोड़ा रिलैक्स्ड होती है कि मैरी के कलीग्स ठीक हैं, और फिर वो वहां से चली जाती। बाहर अब भी तेज बारिश हो रही थी। लिब्बी दौड़कर अपनी कार तक पहुंचती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि कोई अंधेरे में छुपकर उसे देख रहा है। उस दरिंदे के हाथ में एक भारी हैमर होता है। जैसे ही लिब्बी सिगरेट जलाती है, अचानक वो किलर पीछे से सामने आ जाता है और अगले ही पल वो उसके सर पर जोरदार वार करता है। सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि एक ही पल में लिब्बी की जान चली जाती है। देर रात मैरी थकान दूर करने के लिए बाहर सिगरेट लेने जाती है। वही रेनकोट वाला आदमी चुपचाप उसके पीछे आ खड़ा होता है। वो धीरे धीरे उसके करीब बढ़ता है। तभी स्टोर के दरवाजे पर दस्तक होती है। मैरी तुरंत अंदर भागती है,
सोचती है कोई कस्टमर आया है। वो आवाज़ देती है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अचानक फ़ोन फिर बजता है। दूसरी तरफ वही औरत होती है जो पूछती है स्टोर कब बंद होता है। मैरी कहती है ये 24 घंटे खुला रहता है और फ़ोन काट देती है। लेकिन फ़ोन बार बार बजता रहता है और वही सवाल रिपीट होता रहता है। अब मैरी समझ जाती है ये वही आवाज़ है जो उसे दिन में परेशान कर रही थी। घबराहट में वो एक और पिल ले लेती है और बाथरूम की तरफ भागती है। जब वो वापस आती है, एक ड्राइवर स्टोर के अंदर आता है। पेमेंट के बाद पता चलता है कि वो अपना क्रेडिट कार्ड भूल गया है। मैरी उसके पीछे भागती है लेकिन गाड़ी जा चुकी होती है। तभी वो गाड़ी के पीछे एक जलती हुई आकृति देखती है, आग में लिपटी हुई, जैसे कोई जिंदा जल रहा हो। लेकिन जब वो दोबारा देखती है, वहां कोई नहीं होता। तभी बॉब आता है और बताता है कि बॉस को मैरी की चिंता थी, इसलिए उसे मदद के लिए भेजा गया है। बॉब ने मैरी को समझाया कि ये सब लड़कों के लड़कियों को पटाने के आम तरीके होते हैं और वो जल्द ही वापस आ जाएगा। दुकान में धीरे धीरे सन्नाटा छा गया और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। कुछ देर बाद बॉब ने सीधा सवाल पूछ लिया, तुमने अपने बॉयफ्रेंड को आग क्यों लगाई थी? मैरी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई, लेकिन फिर उसने सच बताना शुरू किया। मैरी ने बताया कि जेम्स एक खौफनाक सीरियल किलर था। वो उसे जबरदस्ती वो सब दिखाता था जो वो बेगुनाह औरतों के साथ करता था। मैरी हर पल गिल्ट में जीती थी, लेकिन जेम्स के डर से वो कभी पुलिस तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन जब आखिरी लड़की उसकी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गई, तब मैरी का सब्र टूट गया। उस रात जब जेम्स सो रहा था, मैरी ने पूरे घर को आग लगा दी। उस हादसे में दोनों बच गए, लेकिन जेम्स को उम्र कैद मिली और मैरी को एक कातिल को पनाह देने के जुर्म में जेल भेज दिया गया। इसी खौफनाक अतीत ने मैरी को एक ऐसी दुनिया में ढकेल दिया जहां वो सच और भ्रम में फर्क नहीं कर पाती थी। कुछ देर बाद बॉब वहां से चला गया और रात और गहरी होती चली गई। तभी मैरी का फोन फिर से बजता है। वो कॉल उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं होती, सिर्फ हल्की हल्की बारिश की आवाज सुनाई देती है। ये सुनते ही मैरी के दिमाग में डर का तूफान उठ खड़ा होता है, क्योंकि ये जेम्स की पुरानी आदत थी, हर मर्डर से पहले बारिश और फोन कॉल। अब सवाल ये था, क्या सच में जेम्स जेल से भाग गया था या ये सब मैरी के दिमाग का खेल था? मैरी हाथ धोने बाथरूम जाती है तो उसे शीशे में एक अनजान परछाई दिखती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, वहां कोई नहीं होता। वो इसे अपना वहम समझ लेती है, लेकिन जैसे ही वो टॉयलेट स्टॉल में जाती है, वहां उससे बालों के गुच्छे और एक आईडी कार्ड पानी में तैरता हुआ मिलता है। जैसे ही वो उस आईडी कार्ड की फोटो देखती है, उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। अचानक खून से लथपथ एक हाथ बाहर निकलता है और सीधा मैरी का हाथ पकड़ लेता है। मैरी डर के मारे पीछे गिर जाती है। तभी टॉयलेट से खून बहने लगता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। मैरी का डर अब हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। वो ज़मीन पर बैठी कांप रही होती है। अचानक एक नंगी लड़की उसके पास आती है और धीरे धीरे एक ही बात बोलती रहती है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। मैरी आंखें जोर से बंद कर लेती है और जब वो दोबारा आंखें खोलती है तो वहां कुछ भी नहीं होता। वापस काउंटर पर आती है, तभी उसका प्रोसिक्यूटर उससे मिलने आता है। उसे ठीक देखकर वो वापस चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो जाता है, एक आदमी अंदर आता है, काले रेनकोट में, सिर झुका हुआ, सिर्फ आंखें दिख रही थी। मैरी उन आंखों को देखकर जम जाती है, क्योंकि वो जेम्स था। मैरी खुद को समझाने की कोशिश करती है कि ये सिर्फ एक हैलुसिनेशन है। तभी अचानक उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ पड़ता है। ये दर्द इतना असली था कि मैरी का यकीन हिलने लगता है। वो हिम्मत करके आंखें बंद करती है ताकि सब खत्म हो जाए, लेकिन जब वो आंखें खोलती है तो जेम्स की जगह एक औरत खड़ी होती है और जैसे ही वो औरत पूछती है स्टोर कब बंद होता है, मैरी का खून खौल उठता है, क्योंकि ये वही आवाज़ थी जो फोन पर उसे परेशान कर रही थी। मैरी गुस्से में चिल्लाने लगती है और ये सब देखकर प्रोसिक्यूटर वापस लौट आता है। आखिरकार मैरी पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कर देती है। मैरी चीख चीख कर कहने लगती है कि उस औरत ने उसे जानबूझकर उकसाया है ताकि उसकी बीमारी दोबारा उभर आए और वो फिर से जेल चली जाए। लेकिन प्रोसिक्यूटर उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। उसे लगता है ये सब मैरी के दिमाग का एक और वहम है। वो उसे कुछ हिदायतें देता है और बिना कुछ सोचे वहां से चला जाता है। मैरी बिल्कुल अकेली रह जाती है, बेबस और डरी हुई। वो खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी नज़र सर्वेलेंस स्क्रीन पर पड़ती है। स्क्रीन पर बाहर एक कार खड़ी दिख रही होती है और उस पर एक अजीब सा सिंबल बना होता है, वही सिंबल जो मैरी ने पहले आईडी कार्ड पर देखा था।
मैरी का दिल तेज धड़कने लगता है। वो डरते डरते बाहर जाती है, लेकिन कार बिल्कुल खाली होती है। फिर उसकी नज़र कार की खिड़की पर पड़ती है, जहां लाल रंग से एक लाइन लिखी होती है, जैसे खून से लिखा गया हो। तुम्हें दूसरों को मरते हुए देखना अच्छा लगता है। ये देखते ही मेरी की रूह कांप उठती है। वो तुरंत भागकर बगल वाली दुकान में जाती है और घबराहट में प्रोसिक्यूटर और बॉब को फोन लगाने लगती है, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं होता। एक भी कॉल कनेक्ट नहीं होती। मेरी और ज्यादा घबरा जाती है। तभी वो खिड़की से बाहर झांकती है और उसके होश उड़ जाते हैं। वो कार जो अभी कुछ देर पहले वहां खड़ी थी, अचानक गायब हो चुकी होती है। मेरी को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसे हल्की सी फोन की घंटी सुनाई देती है और स्टोर रूम तक पहुंच जाती है। लेकिन वहां जो वो देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लिबी और बॉब कुर्सियों से बंधे हुए होते हैं। उनके हाथ पैर बंधे होते हैं और उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया गया होता है। वो हिल भी नहीं पा रहे थे। जैसे ही मैरी उन्हें देखती है, वो डर के मारे बाहर की तरफ भागने लगती है। लेकिन अचानक वो एक काले कपड़े पहनी औरत से टकरा जाती है। वो औरत गुस्से में मैरी को अपनी बेटी की तस्वीर दिखाती है और अगले ही पल वो चाकू निकालकर मैरी पर हमला कर देती है। मैरी खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी हथेली बुरी तरह कट जाती है। तब पता चलता है कि ये औरत जेम्स की एक पुरानी शिकार की मां है। अपनी बेटी की मौत के बाद वो बदले की आग में जल रही थी। लेकिन जब जेम्स को सिर्फ उम्र कैद मिली, तो उसने अपना सारा गुस्सा मैरी पर निकालने का फैसला कर लिया। मैरी किसी तरह वहां से बचकर भागती है और एक स्टोर रूम में खुद को बंद कर लेती है। लेकिन वो औरत भी रुकने वाली नहीं थी। जैसे ही उसने दरवाजा तोड़ा, मैरी ने तुरंत एक बोतल उठाई और पूरी ताकत से उसके सर पे दे मारी। औरत तुरंत बेहोश हो गई। मैरी ने मौका देखते ही वहां से भागने की कोशिश की और तभी सही वक्त पर प्रोसिक्यूटर वहां पहुंच गया। उसने मैरी की जान बचा ली, लेकिन वो एक ऐसी खबर लेकर आया था जिसने मैरी के होश उड़ा दिए। जेल में बिजली चली गई थी और काफी कैदी वहां से भाग निकले थे और उन्हीं में से एक था जेम्स। अब मैरी को समझ आ गया था कि जेम्स को देखना कोई वहम नहीं था, वो सच में वापस आ चुका था। मैरी डर के मारे प्रोसिक्यूटर को सब बताने लगती है, लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करती है, अचानक पीछे से एक भारी हथौड़ा आकर प्रोसिक्यूटर के सर पर लगता है और वो तुरंत बेहोश हो जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जेम्स धीरे धीरे मैरी की तरफ बढ़ता है। मैरी डर के मारे हिल भी नहीं पाती और अगले ही पल जेम्स उसके सर पर जोर से हथौड़ा मार देता है। एक ही झटके में मैरी भी तुरंत बेहोश हो जाती है। जब मैरी की आंख खुलती है तो वो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। अंधेरे में से धीरे धीरे जेम्स बाहर आता है। उसकी आंखों में सिर्फ बदला था। अपनी पुराने धोखे का बदला लेने के लिए जेम्स ने एक बार फिर वही खूनी खेल शुरू कर दिया। उसने मैरी के सामने ही प्रोसिक्यूटर पर हथौड़े से वार करना शुरू कर दिया। मैरी चिल्लाती रही, लेकिन जेम्स ने उसे मजबूर किया कि वो आंखें खुली रखे और सब कुछ देखे। एक के बाद एक हथौड़े के जोरदार वार और प्रोसिक्यूटर की जिंदगी खत्म हो जाती है। अब जेम्स धीरे धीरे लिबी की तरफ बढ़ता है, लेकिन इस बार वो तुरंत अटैक नहीं करता। वो मैरी के पास झुककर कहता है, जब तक तुम मुझे अपने बारे में सब सच बताती रहोगी, तब तक मैं लिबी को जिंदा छोड़ूंगा। अब मैरी के पास कोई और रास्ता नहीं था। अपनी सबसे करीबी दोस्त को बचाने के लिए उसे जेम्स की हर बात माननी ही पड़ेगी। मेरी बेबस होकर देखती रही जब उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी आंखों के सामने दम तोड़ गई। दुख और निराशा ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी जेम्स एक गैसोलीन की बोतल लेकर आया। वो बॉब पर तेल छिड़क कर उसे आग लगाने ही वाला था कि अचानक बाहर से एक ट्रक के इंजन की आवाज आई। ये वही ड्राइवर था जो पहले अपना क्रेडिट कार्ड भूल गया था। वो वापस लौट आया था। जमीन पर खून के धब्बे देखते ही उसने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। जेम्स ने यह आवाज सुन ली और सबसे पहले उस ड्राइवर से निपटने का फैसला किया। इसी मौके का फायदा उठाकर मेरी ने खुद को आजाद कर लिया और बॉब की रस्सी भी खोल दी। बॉब ने तुरंत उसे बताया कि बगल वाली कैबिनेट में एक शॉटगन रखी है। मेरी ने बिना देरी किए हथौड़ा उठाया, ताला तोड़ा और शॉटगन निकाल ली। अब दोनों अंधेरे और परछाइयों में छिपकर जेम्स का इंतजार करने लगे। उधर वो ड्राइवर घबराहट में इधर उधर स्टोर में देख रहा था। तभी अचानक पीछे से जेम्स आता है और उसके गले में खंजर घोंप देता है। तभी अचानक मेरी और बॉब ने शॉटगन से फायर किया। उन्हें एक बड़ा झटका लगा। उन्होंने गलती से उस बेगुनाह ड्राइवर को ही मार दिया था, लेकिन अब पछताने का कोई वक्त नहीं था। जेम्स ने तुरंत मौका देखा और मेन पावर सप्लाई काट दी। पूरा स्टोर अंधेरे में डूब गया। अब जेम्स एक भूखे शिकारी की तरह अंधेरे में छुपा हुआ था, सही वक्त का इंतजार करता हुआ। तभी बाहर पुलिस के सायरन बजने लगे। मेरी और बॉब धीरे धीरे झुककर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। तभी जेम्स ने बॉब पर पीछे से हमला कर दिया।
मेरी अचानक तेज भागी और एक शेल्फ के पीछे छिप गई। जैसे ही लाइट्स दोबारा ऑन हुई, मेरी घबराहट में बाहर की तरफ दौड़ी और पुलिस वाला सामने खड़ा था। उसने मेरी को पिस्टल दिखाई और झुकने के लिए कहा। मेरी ने बेचैनी में सब कुछ बता दिया कि किलर अभी भी स्टोर के अंदर है। पुलिस ने तुरंत उसे कार में बैठने को कहा और हेडक्वार्टर्स को कॉल किया, लेकिन तभी वहां जेम्स आ गया। उसने पुलिस वाले को शॉटगन से मार दिया। मेरी की रूह तक कांप गई। वो अचानक कार से बाहर निकली और पागलपन में भागने लगी। तभी जेम्स भी बाहर आ चुका था, अपने हथौड़े के साथ। वो धीरे धीरे मेरी के पीछे चल रहा था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल ठंडा, जैसे उसे कोई जल्दी ही ना हो, जैसे एक शिकारी अपने शिकार के साथ खेल रहा हो, क्योंकि उसे पता था कि मेरी अब उसके जाल में फंस चुकी है। मैरी भागते हुए एक छोटे से घर में घुस जाती है और वहां पड़ा एक शवल उठाकर अपना हथियार बना लेती है। जेम्स भी उसके पीछे पीछे वहां तक पहुंच जाता है। जेम्स जैसे ही पीछे का गेट खुलता है, मैरी उस पर हमला कर देती है। जेम्स जख्मी होकर गिर जाता है, लेकिन मैरी किसी तरह वहां से बचकर फिर से उसी कन्वीनियंस स्टोर की तरफ भागती है। वो तुरंत दरवाजा बंद करती है और बॉस के ऑफिस में जाकर खुद को बचाने का कोई रास्ता ढूंढने लगती है। तभी मैरी की नजर जैसे ही उस हिरन के सर पर पड़ी, उसकी आंखों में डर के साथ एक अजीब सा जुनून आ गया। अगले ही पल उसने उस हिरन के सर को एक हथियार की तरह उठाया। तभी अचानक एक तेज आवाज गूंजती है। जेम्स हाथ में एक भारी हथौड़ा लिए धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन उसी वक्त जेम्स अपने हथौड़े से दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। मैरी बिना सोचे समझे जेम्स के पेट पर जोरदार हमला कर दिया। ऑफिस का फोन जोर जोर से बज रहा होता है। थकी हुई मैरी रेंगते हुए फोन तक पहुंचती है, लेकिन तभी जेम्स अचानक दर्द से कराहने लगता है। सब कुछ धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है। जब मैरी दोबारा आंखें खोलती है तो जेम्स वहां नहीं होता, सिर्फ खून के धब्बे, टूटी हुई चीजें और ठंडी लाशें। ये सब इस बात का सबूत था कि पिछली रात का सब कुछ कोई वहम नहीं, बल्कि एक हकीकी नाइटमेयर था। कुछ समय बाद मैरी को एक हेयर सैलून में नौकरी मिल जाती है। जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है, लेकिन एक रात जब वो देर तक काम करने के बाद शीशे में देखती है तो उसे वही जाना पहचाना चेहरा नजर आता है, जैसे जेम्स अब भी कहीं पास ही हो। असल में जेम्स की मैरी के लिए फीलिंग्स बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी, वो एक ट्विस्टेड ऑब्सेशन था। उसने मैरी को मजबूर किया कि वो हर मौत को अपनी आंखों से देखे। उसका मकसद सिर्फ एक था, मैरी की मोरालिटी को तोड़ना, उसे अपने जैसा बनाना, ताकि वो इस अंधेरी दुनिया में अकेला ना रहे। जेम्स के लिए ये रिश्ता एक अजीब और जहरीला बंधन था। जब वो आई लव यू कहता था तो वो प्यार नहीं, बल्कि एक पागलपन भरी पोजेशन थी। मैरी ही वो एक इंसान थी जिससे वो जबरदस्ती जुड़ा रहना चाहता था, चाहे इसमें कितना भी दर्द क्यों ना हो। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो यस लिखकर जरूर बताएं।